किस तरीके से और कितना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है वेस्ट के लिए, खासतौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि नेटो मतलब अमेरिका वो पिवट जिसके इर्द गिर्द बाकी की कंट्रीज घूम रही हैं। नेटो को इस तरीके से समझा जा सकता है। यहां पर एक अहम खबर देखिए, अमेरिका लगातार एस्टोनिया को उकसा रहा है। मार्च में अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया था एस्टोनिया का दौरा और ब्लिंकन ने 100 साल की दोस्ती याद दिलाई थी। सालों पुराना नहीं, सदियों पुराना रिश्ता याद दिला दिया था। एस्टोनिया को भरोसा, नेटो हमेशा मदद करेगा। दोनों ही तरफ से जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। सवाल ये है, और ये बहुत अहम सवाल है, बहल साहब आपके पास ये सवाल लेकर मैं आने वाला हूं कि नेटो जब रियल टाइम कभी टेस्ट की बात आएगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक वैसी स्थितियां तो बनी नहीं, नेटो कितना सक्सेसफुल उतरेगा अपने एक्सपेक्टेशंस में, खासतौर से जिन मकसदों के साथ उसको बनाया गया, ये जरूर मैं आपसे समझूंगा। लेकिन तब तक जरा ये देखिए, सीक्रेट एनिमी पुतिन की डेस्टिनी, आज का हमारा जो एक कोर थीम है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई ये जो गुप्त शत्रु हैं, जिसको समझा जाता था कि ये अजात शत्रु तो नहीं, लेकिन इसके गुप्त शत्रु भी उतने खुलकर नहीं होंगे, क्योंकि जो क्लियर कट अपनी लाइन डिवाइड की खींच देता है, पाले के इस तरफ होते हैं लोग या फिर उस तरफ होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी जो अभी तक पाले के बीचों बीच खड़ी हुई थी, लगा था कि पाला इन्हीं का बना हुआ है, वो भी अब पाले में जाकर शामिल होने लगी हैं, पाले के इर्द गिर्द दोनों तरफ बंटने लगी हैं। क्यों होने लगा ऐसा? पुतिन को फोन करने की जरूरत नहीं है। काजा कल्लास, प्रधानमंत्री एस्टोनिया, वो कह रही हैं कि आप पुतिन को फोन ना किया जाए, वरना सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या रह जाएगा? आपने सैंक्शंस लगाया मतलब कड़ा रुख दिखाया। कड़ा रुख दिखाने के बाद अगर आप मध्यस्थता के लिए, अगर आप कहीं पर पीस नेगोशिएट करने के लिए पुतिन को फोन लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने स्टैंड को लेकर श्योर नहीं है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप पुतिन को फोन कर रहे हैं मतलब पुतिन को भाव दे रहे हैं। फोन करने से प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। काजा कल्लास हैं प्रधानमंत्री एस्टोनिया की, जो ये कहती हैं कि मुझे याद है मेरी नानी और मेरी मां किस तरीके से एक कैटल वैगन में भरकर सर्बिया ले जाई गई थी, किस तरीके से एस्टोनिया के तब के एलीट क्लास को खत्म करने का एक तरीके से रूस ने फैसला किया था, किस तरीके से बाल्टिक कंट्रीज को एनेक्स कर लिया गया था रशिया की तरफ से, और वो आज भी नहीं भूले हैं हम। और इसीलिए कह रहे हैं कि रशिया है ही ऐसा, पुतिन है ही ऐसे, और किसी ऐसे से बदलाव की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बहल सर, ये आपने ठीक है से क्या? दो प्रश्न पूछे। उसका सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा है कि नाटो तभी किसी इस जंग में आएगा जब उसका कोई भी एक मेंबर के ऊपर पुतिन अटैक करता है, यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत अगर पुतिन किसी भी नाटो देश को अटैक करेगा तो 30 के 30 देश फिर उसमें कूद जाएंगे, और तभी वो वर्ल्ड वॉर 3 की बात जो आप कर रहे थे, और वो उस दायरे में आएगी। और दूसरी बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही, वो ये कही थी कि कोएलिशन जब भी होता है, जैसे नाटो एक कोएलिशन है 30 देशों का, उसमें छोटे देशों को फायदा नहीं होता, वो तो बैटल ग्राउंड बन जाते हैं, उनको तो उकसाया जाता है, जो कि अमेरिका कर रहा है। फायदा होता है स्ट्रांग देश को, जो इन देशों को इस्तेमाल करके, इनको बर्बाद करके अपना बैलेंस ऑफ पावर बनाता है उस एरिया के अंदर। और तीसरी चीज, जब भी वो उकसाता है और छोटे देश अपने आप को समझते हैं कि अगर हम नाटो को ज्वाइन करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर आप फिनलैंड को देखें या स्वीडन को देखें, ये आज से नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से वहां पे ओपिनियन पोल चल रहे हैं, और हर ओपिनियन पोल में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि उनको यूरोपियन यूनियन पहले और अब उनको नाटो ज्वाइन करना चाहिए। इसी वजह से अब फिनलैंड और स्वीडन ये मौका देखने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। और एस्टोनिया क्यों सबसे ज्यादा उछल रहा है? क्योंकि अभी तक एस्टोनिया से ज्यादा बातें आ नहीं रही थी, लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता है और नाटो इन्वॉल्व होता है तो बाल्टिक सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर बन जाएगा। इसको एक और तरीका, एक और नजरिया है जिससे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये कंट्रीज सारी की सारी मिलकर, और क्या ये इसके पीछे अमेरिकी स्ट्रैटेजी है कि ये सारी कंट्रीज, वो जो शामिल नहीं है वो शामिल होने की बातें करें, वो जो शामिल हैं वो अपना और एग्रेसिव बयानबाजी के तौर पर कम से कम स्टेटमेंट्स के साथ और एग्रेसिव होकर सामने आए, और इस तरीके से रशिया पर प्रेशर और बढ़ाया जाए? क्या ये स्ट्रैटेजी है निनाद सर? देखिए, रशिया की एक बड़ी कैलकुलेशन नहीं चली है
रशिया की कैलकुलेशन थी कि अगर वो यूक्रेन पे अटैक करता है तो एक मैसेज जाएगा, डोंट मेस विथ मॉस्को, हमारे साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। पर इसका रिवर्स असर जो पड़ा है, और जो स्वीडन की बात आपने करी और फिनलैंड की बात करी कि नेटो ज्वाइन करना, ये रशिया और यूरोप को नहीं, पूरी दुनिया में अब खतरा बढ़ रहा है कि रशिया कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि अब रशिया ने देखा है कि उनका मैसेज उल्टा पड़ गया है, डिप्लोमेटिकली उनको लॉस हो रहा है। हालांकि वॉर का ऑन द ग्राउंड हो सकता है थोड़ा गेन हो रहा हो, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो वो नहीं चाहते थे वो हो रहा है। वो यूक्रेन में इसलिए गए थे कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करे। अब 3 और देश नेटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और रशिया चुप नहीं बैठेगा। तो मेरे को लगता है कि वर्ल्ड एक डेंजरस फेस में आ रहा है, जिसमें रशियन रिएक्शन दिलचस्प होगा, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिकी कमिटमेंट कितनी है नेटो में, ये अभी हमें नहीं पता। नेटो की बात करना और अमेरिकन पॉलिटिकल और मिलिट्री कमिटमेंट होना दो अलग बात है। हमने अफगानिस्तान में देखा, सीरिया में देखा, अमेरिका का ऑन द ग्राउंड कमिटमेंट अभी मुझको नहीं पता कि ये लोग ब्लफ कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं सर कि इसमें 2 नुकसान हुए हैं? एक तो ये कि रशिया ने जो कैलकुलेशन की थी वो नहीं चली, और न सिर्फ वो कैलकुलेशन नहीं चली बल्कि वो जो रेड लाइन ड्रॉ की गई थी रशिया की तरफ से कि डोंट मेस विद द मॉस्को, अब वो ऐसी रेड लाइन हो गई है जो खुद रूस के लिए परेशानी बन रही है। क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज और इतने सारे फ्रंट्स को अगर वो टैकल करने चलेगा तो फिर उसका चलेगा कैसे? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।